नमस्कार, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए एक खास मकसद से आए हुए हैं। इस खास मकसद का केवल आप लोगों के लाइफ से ही लेना देना है। देखिए, आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं इस कोरोना वायरस को लेकर के, हमें सचेत रहने की जरूरत बहुत ज़्यादा है। हम सचेत रहें, सुरक्षित रहें और अपने घर में रहें। और इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको गौर से सुनिए। आपके पास जो समय है, ये गोल्डन पीरियड है आप लोगों के लिए। अगर आप इसको यूटिलाइज करके अपने लाइफ में उतार सकें तो ये आपके लिए गोल्डन पीरियड है। क्योंकि आप जब फ्री रहते थे तो बाहर खेलने जाते थे, इसके साथ उसके साथ ढेर सारा अपना समय बर्बाद कर देते थे। अब इस समय को अगर आप अपने घर में हैं तो इसको आप अपने पढ़ाई पर लागू कर सकते हैं। इसीलिए हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए हैं एक छोटा सा सेशन, रेगुलर रहेगा, ठीक है, जिसमें आपको बहुत पुरानी चीजें भी सीखने को मिलेगी, कुछ नई चीजें भी सीखने को मिलेगी, ठीक है। आज जो हम चीज लेकर के आए हुए हैं वो ना ही मैथ है, ना ही रीजनिंग है, इतिहास है। हाँ, ढेर सारे बच्चे गांव देहात से जो आए हुए रहते हैं उनको 8वां 9वां तक का पता ही नहीं रहता है कि कुछ चीजें भी हैं। आते हैं किसी न किसी तरह से 10th पास कर लेते हैं ढेर तरीके लगा करके, ठीक है। और उनको बचपन की चीजें जो उन्हें सिखाई जानी चाहिए 8वीं 9वीं 7वीं में, वो अच्छे से नहीं सीख पाते हैं, ठीक है। और आगे चल करके तो उन्हीं सारी चीजों की जरूरत होती है। तो आज हम वही सब चीजें लेकर के आए हैं जो कि आप लोगों के लिए काफी लाभदायक होगा, बच्चे के लिए भी और वैसे लोग के लिए भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, ठीक है। तो विस्तार से पढ़ेंगे, हम रट्टा फट्टा कुछ नहीं लगाएंगे, हर एक चीज को समझ के पढ़ेंगे। चलिए, आज जो हम पढ़ेंगे वह है 8वीं कक्षा की इतिहास, ठीक है। तो 8वीं कक्षा के इतिहास में क्या पढ़ने वाले हैं ये देखिए। 8वीं कक्षा की जो इतिहास है इसका नाम है अतीत से वर्तमान। अतीत से वर्तमान, पहले किताब के नाम पर हम गौर करते हैं। अतीत से वर्तमान का मतलब होता, अतीत मतलब होता है बीता हुआ, तो यानी बीते हुए समय से लेकर के आज तक के समय के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस किताब में। कहता है ना कि किसी भी कहानी का शीर्षक वह मूल बिंदु होता है जिसके तरफ पूरे कहानी का प्लॉट चक्कर काटते हुए प्रतीत होता है। ठीक वही बात यहाँ है कि इस पूरी पुस्तक का ही नाम है अतीत से वर्तमान। तो इसके अंदर जितने भी चैप्टर्स होंगे उसके अंदर जो है पुरानी घटनाओं से लेकर के आज तक की घटनाओं का लिंकन मिलेगा, एक तरह से लिंक मिलेगा, और उनको हम सुचारू ढंग से ध्यान से पढ़ेंगे और किसी भी चीज को रटने की कोशिश नहीं करेंगे। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो हम आपके लिए वहाँ हेडलाइन बताते जाएंगे कि आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। ना ही फैक्ट्स रटना, आपको कुछ भी नहीं रटना है, समझना है केवल। सबसे पहले इतिहास की बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे जब हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहे होते हैं वहां पूछते हैं भाई मेरे बताओ कि इतिहास क्या है, तो वहां बच्चे बोलते हैं कि सर वैसी घटनाएं जो आज से पहले घट चुकी हैं सारे के सारे को इतिहास कहेंगे, जो कि बहुत गलत अवधारणा है। ये बहुत गलत अवधारणा है, ऐसी नहीं है ये चीजें, ठीक है। अगर आप कहते हो कि आज से पहले जो भी घटनाएं घटी वो सारी की सारी इतिहास हैं तो आप गलत हैं। वो सारी की सारी घटनाएं जो आज से पहले घटी वो इतिहास नहीं है मेरे भाई, याद रखना। आप उसको अतीत बोल सकते हो, लेकिन इतिहास नहीं बोल सकते। तो आखिर इतिहास किसको कहेंगे? तो याद रखना, आज से पहले घटित होने वाली घटनाओं का वैसा संकलन जिस घटनाओं ने हमारे समाज पर काफी प्रभाव डाला, जिससे हमारे अंदर काफी परिवर्तन देखने को मिले, हाँ, उन सारी घटनाओं का जो एकत्रण या संकलन है उनको हम इतिहास कहते हैं। और उन घटनाओं का प्रमाण हमारे यहाँ मौजूद है, चाहे वह किसी भी स्रोत के रूप में प्रमाण हो वो अलग बात है, लेकिन उन सारी घटनाओं का जो संकलन है जिसका कि प्रमाण मेरे पास है और जिस घटनाओं के कारण हमारे समाज में एकाएक परिवर्तन देखने को मिला, हमारे समाज में प्रगति, हाँ, जो है एकाएक देखने को मिली, वही सारी घटनाएं इतिहास कहलाती हैं। जैसा कि एक एग्जाम्पल से मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। मान लीजिए कि आप किसी खास क्षेत्र में रह रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र में, वहां से कोई सांसद या विधायक चुन के आते हैं, ठीक है। अभी हम जिन घटनाओं का चर्चा कर रहे हैं 1000 साल 500 साल पहले वाली घटनाओं का चर्चा कर रहे हैं, जरा सोचिए क्या उस विधायक या एमपी या एमएलए के जीतने की चर्चा ऐसे 1000 साल बाद करेंगे? नहीं करेंगे। तो मेरे भाई, तो ये भी घटना तो ऐसे पहले घटी है, लेकिन हम उसको इतिहास नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि उस एमपी महोदय या एमएलए महोदय के जीतने से हमारे समाज पर कोई एकाएक इफेक्ट नहीं पड़ा। हाँ, अगर कुछ ऐसा प्रभाव देखने को मिल जाए
जिससे हमारे समाज में एकाएक परिवर्तन आ जाए, ठीक है, तो इन घटनाओं को हम इतिहास बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी घटनाएं जिनसे हमारे समाज में एकाएक परिवर्तन देखने को मिली है, उन सारी घटनाओं का जो एकत्रण होता है, संकलन होता है, वही इतिहास का कहलाती है। तो इतिहास को भी हम मोटे तौर पर दो दृष्टिकोण से देखते हैं। पहला, एक होता है विश्व इतिहास और दूसरा होता है किसी खास देश का इतिहास। अगर मैं विश्व की इतिहास की बात करूं तो विश्व के इतिहास को भी मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन कालीन विश्व इतिहास, मध्यकालीन विश्व इतिहास और आधुनिक कालीन विश्व इतिहास। ठीक है, तो विश्व स्तरीय इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है और उसी तरह से किसी खास देश के इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है अध्ययन में सुविधा हेतु। जैसे मैं जिस देश में रहता हूं, भारत में, यहाँ के इतिहास की अगर मैं बात करूं तो भारतीय इतिहास को भी अध्ययन की सुविधा हेतु 3 भागों में बांटा गया। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। तो 3 भागों में हमारा इतिहास बटा हुआ है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है, अब देखिए, जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, वो है हमारा आधुनिक भारत। ठीक है, वो हमारा क्या है, आधुनिक भारत। लेकिन आधुनिक भारत से पहले की अगर मैं चर्चा करूं, ठीक है, तो कक्षा 7 में आपने पढ़ा था प्राचीन भारत, पढ़ा था ना, याद होगा आपको, अगर पढ़ा होगा आप तो आपने तो कक्षा 6 में आपने पढ़ा होगा इस तरह की कि जब पृथ्वी पर मानव का आगमन हुआ तो वह किस तरह से रहते थे, अपने जीवन यापन किस तरह से करते थे, उस समय का भोजन कैसा था, उन लोगों का रहन सहन कैसा था, वो किस व्यवस्थाएं से एक दूसरे से बात करते थे, हाँ, किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते थे, आदि मानव वाला जीवन व्यतीत करते थे, वो था प्राचीन भारत। उसके बाद कालांतर में हम मध्यकाल में प्रवेश किए। हाँ, ढेर सारे आक्रमण हमारे देश के ऊपर हुए, हमने ढेर सारी चुनौतियों का सामना किया, वो आधुनिक भारत था। अब जो हम पढ़ेंगे ये मध्यकालीन भारत था वो, और अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो आधुनिक भारत है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, ज्यादा समय नहीं गवाते हैं और अपने टॉपिक की ओर। आप हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे, केवल नजर दे करके। जैसे है कि पहला चैप्टर हमारा है कि कब, कहां और कैसे। कब, कहां और कैसे पहला चैप्टर है हमारे इतिहास का। कब का मतलब किसी खास टाइम की बात की जा रही है। कहां मतलब वो खास टाइम जिसकी हम बात कर रहे हैं, वह किस जगह पर और किस सिचुएशन में बात कर रहे हैं, वह है कहां, किसी खास स्थान की बात की जा रही है। और कैसे का मतलब जिस समय और जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, उस जगह की बात हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए, उसके बात करने का क्या कारण है, उस जगह के बारे में बात करने का, वहां जो घटनाएं घटी उस घटना के घटने का कारण क्या है एक्चुअल में, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। पहला लाइन है कि पिछली कक्षाओं में हमने यह जाना कि अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक 3 कालखंडों में बांटा गया है। पिछली कक्षा में हमने यही जाना कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत है, ये तो मैंने आपको बताया। अब अगला लाइन है कि कक्षा 6 में हमने प्राचीन एवं कक्षा 7 में मध्यकालीन में हुए परिवर्तनों एवं विशेषता के बारे में जाना। सही बात है, कक्षा 6 में हमने प्राचीन भारत में हुए परिवर्तन एवं कक्षा 7 में मध्यकालीन भारतीय स्थिति में हुए परिवर्तन के बारे में जाना। अब कक्षा 8 में हम मुख्य रूप से आधुनिक काल में हुए परिवर्तन और उसकी जानकारी, जिन जिन स्रोतों से मिलती है, उन सबों के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। कक्षा 8 में जो मूल रूप से हमें पढ़ना है कि आधुनिक काल में हमारे भारत में जो भी घटनाएं घटी, उन घटनाओं के घटने का कारण क्या था, और उन घटनाओं के बारे में जो मुझे जानकारी मिलती है, चाहे जिन भी स्रोतों से जानकारी मिलती है, उन स्रोत को भी आज हम जानेंगे कक्षा 8 में। ठीक है, अब है कि प्रत्येक काल में होने वाले परिवर्तन ही उस काल की विशेषता होती है। सही बात है कि किसी भी समय में जो कोई खास परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन के नाम से ही उस ईस्वी सन को जानते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर आज से 15-20 साल पहले आपको कोई बाद में पूछेगा, आज से 15-20 साल बाद अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ भाई 2020 में क्या ऐसा हुआ था जो कि कभी भूलने वाला नहीं है, तो आपके सामने में एक कोरोना वायरस घर से निकलना बेहाल कर दिया,
इसको हम इतिहास कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं मेरे भाई? इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि इस घटना से पूरा विश्व आहत है। सारी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अपनी आजीविकाओं के साधन को छोड़ छाड़ करके लोग क्या कहते हैं, एक बहुत नीचे वाली तबके की जिंदगी जी रहे हैं। ये सारी घटनाएं एक कोरोना वायरस के चलते हुआ, तो इनको हम इतिहास कह सकते हैं कुछ दिन के बाद। ठीक है, तो याद रखिएगा 2020 का पहचान एक खास कारण ये भी है कोरोना वायरस। तो यही लिखा हुआ है कि प्रत्येक काल में होने वाले परिवर्तन ही उस काल की विशेषता होती है। सही बात है। कहता है आप यह भी जानते हैं कि हमारी दुनिया शुरू से लेकर आज तक कभी भी स्थिर नहीं रही। सही बात है कि अगर मैं अपनी इस भारत देश की बात करूं या विश्व के इतिहास की ही बात मैं कर लेता हूं यहाँ, तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, सबसे पहले जो पृथ्वी पर मानव आए थे आदि मानव के रूप में, ठीक है, उनका जिस तरह से जीवन यापन था, रहन सहन था, जिस तरह की उसकी नगर की व्यवस्थाएं थी, जिस तरह का उनका समाज था, क्या वही समाज 1000 साल 1500 साल के बाद भी है कि परिवर्तन देखने को मिला? तो आप कहेंगे कि परिवर्तन हुआ। पहले प्राचीन समय में जैसे व्यक्ति अपना जीवन यापन करते थे, मध्यकाल में वैसे जीवन यापन व्यक्ति नहीं कर रहे हैं, उसमें ढेर सारा सुधार आया। और जैसे मध्यकाल के लोग मध्यकाल में रह करके जीवन यापन करते थे, मध्यकाल से आधुनिक काल में आने के बीच में भी ढेर सारे परिवर्तन देखने को मिला। ठीक है, तो याद रखिएगा परिवर्तन ही जीवन का नियम है, और परिवर्तन जो होता है हमेशा होता है। कोई भी समाज स्थिर नहीं है, वह अपने आप में अपने सुविधा के अनुसार परिवर्तन लाता ही लाता है। तो यही लिखा हुआ है कि आप यह भी जानते हैं कि हमारी दुनिया शुरू से लेकर आज तक स्थिर नहीं रही है। सही बात है, स्थिर नहीं है। यह हम लोगों के सामाजिक क्रियाकलापों के कारण हमेशा बदलती रहती हैं। ठीक है, किसी भी समय में या किसी भी समाज में परिवर्तन कैसे आता है? सोचिए, हम जिस समाज में रहते हैं वहां परिवर्तन कैसे देखने को मिलता है? वहां हम अपने बुद्धि और विवेक के बल पर कुछ ऐसा कर लेते हैं जिससे हमारे समाज में सुलभता आ जाती है, जिससे लोगों के बीच का सौहार्द बढ़ता है, जिससे किसी खास काम को करने में कठिनाई होती थी अब आसानी हो जाता है। तो ये सारी क्रियाकलापें हमारे कर्तव्यों पर ही आधारित होती हैं। हाँ, हम जैसा जिस चीज का यूज करते हैं वैसा ही रिटर्निंग वो हमारे समाज को मिलता है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि यह हम लोगों के सामाजिक क्रियाकलापों के कारण हमेशा बदलती रहती हैं। इन बदलावों के कारण हमारे समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक, कला, संस्कृति आदि प्रायः सभी क्षेत्र में बदलते हैं, सभी क्षेत्रों में बदलाव आते हैं। अब देखिए इस बात का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति जैसा करता है, हाँ, अगर कोई काम कर रहा है तो उसको फल मिलेगा, चाहे अच्छा फल मिले या फिर बुरा फल मिले। तो क्या होगा कि जब कोई भी व्यक्ति अकेले अपने लिए करता है तो केवल उस पर ये इफेक्ट उसका पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने लिए कुछ करता है तो उसका इफेक्ट केवल उस पर ही पड़ता है। लेकिन अगर किसी खास जगह की मैं बात करूं और किसी खास समाज के लोग अगर प्रत्येक आदमी वही काम करना स्टार्ट कर दे, एकाएक कुछ नया करने की कोशिश करे, तो उन सारी कोशिशों से हमारे समाज पर क्या होगा? इफेक्ट आएगा, चाहे वह सकारात्मक होगा या फिर नकारात्मक। सकारात्मक इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं और नकारात्मक इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। सकारात्मक इफेक्ट से हमारा जो विधि व्यवस्था है वो और आगे बढ़ेगा, नकारात्मक इफेक्ट से हमारा विधि व्यवस्था और पीछे जाएगा। जैसे अगर मैं मान लूं कि अगर मैं बात करूं एडिसन का, हाँ, जिन्होंने किसका खोज किया था? बल्ब का खोज किया था। इसी तरह से अगर मैं बात करूं ढेर सारे वैज्ञानिकों का जिन्होंने अपने खोजों से दुनिया को एक नई दिशा दी। तो अगर सकारात्मक क्षेत्र में खोज हुआ तो हम आज आगे बढ़ पाए। अगर यही नकारात्मक क्षेत्र में खोज हुआ रहता तो आज हमारी पीढ़ी यहां से पीछे चली जाती। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हमारा आगे बढ़ना या हमारा पीछे मतलब सरकना, अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम अपनी जिंदगी में कुछ नया कर रहे हैं, हमारे समाज में कुछ अच्छा हम कर रहे हैं जिसकी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं।
हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी में कुछ निगेटिव करते हैं या हमारे समाज के लोग निगेटिव करते हैं तो हम कहाँ चले जाएंगे? पीछे चले जाएंगे। जैसे यही कोरोना का ले लीजिए ना, एक चीन की गलत नीति और गलत करतूत के कारण आज पूरा विश्व भुक्तभोगी है। उन्होंने गलत किया, लेकिन आज उसका भुक्तभोगी कौन है? पूरा समाज है। तो यही है, हम जैसा करेंगे, हमारा राष्ट्र जैसा करेगा, आगे आने वाले समय में उनका भोग भी हम ही को भोगना पड़ेगा। इसीलिए याद रखिएगा, कभी जिंदगी में गलत काम नहीं करिएगा, क्योंकि वो लौट करके पुनः आपके पास ही आने वाला है। ठीक है, अगर कुछ अच्छा करते हैं तो पूरा समाज इससे प्रेरित होता है, कुछ बुरा करते हैं तो पूरा समाज इससे जाता है। ठीक है, क्षेत्र में होते रहते हैं। अब देखिए क्या था, अब इन बदलावों के कारण अर्थव्यवस्था में, राजनीतिक, कला, संस्कृति आदि में प्रायः परिवर्तन देखने को मिलते हैं। किसी भी परिवर्तन की अगर मैं बात करूं तो अगर कोई भी परिवर्तन किसी क्षेत्र में हुआ है तो उस परिवर्तन के कारण वहां की अर्थव्यवस्था सुधर सकती है, बिगड़ भी सकती है। अगर सकारात्मक काम होगा तो अर्थव्यवस्था सुधरेगी, नकारात्मक काम होगा तो अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी। राजनीतिक व्यवस्था अगर सकारात्मक काम के लिए किया गया होगा तो वो राजनीतिक व्यवस्था में सुदृढ़ीकरण होगी, या नहीं तो विदृढ़ीकरण होगी। ढेर तरह से कला में भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं, संस्कृति में भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इन सभी क्षेत्र में ढेर सारी परिवर्तन देखने को मिलती हैं। और जैसे मान लीजिए यही कोरोना है, आज अर्थव्यवस्था को क्या कर दिया है? उस नीचे से नीचे वाले पैदान पर ले जाकर के खड़ा कर दिया है, जितना कि हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो हमारे समाज में इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। करतूत एक की झेलनी सबों को पड़ रही है। राजनीतिक स्तर भी हमारा जो है काफी लचर पचर गया है। क्या होता था पहले, आप देखते होंगे कि एक नेता दूसरे के बारे में बोलते रहता था। आज तो कुछ न कुछ एकता तो देखने को मिलती है कि सब एक जगह बैठते हैं, कुछ न कुछ तो हुआ। कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन होने लगा है। संस्कृति के क्षेत्र में देखिए, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, आज से पहले अगर शादी विवाह होता था किसी का तो 100-200 आदमी जाया करते थे, इस तरह से ढेर सारी खर्चाएं भी होती थी। अभी क्या हो रहा है? अभी देखिए, अगर जिसको शादी का क्या कहते हैं जल्दी रहता है, 4-5 को लेके जाते हैं और करके चले आते हैं। ठीक है, देखिए कितना बचत हो रहा है। लड़की वाले पक्ष का भी बचत, लड़का वाले पक्ष का भी बचत, तो आर्थिक तो बचत हो रहा है। हो सकता है कि धीरे धीरे यही परंपराएं बन जाए, तो दहेज के लिए या फिर जेब खर्च के लिए जो पिता के ऊपर बोझ रहता, हो सकता है अगर ये परंपराएं बन जाए तो इसमें सुधार आएगा। जितना खर्च होता था, जितना फिजूल खर्च होता था, अगर ये परंपरा बन जाए तो हमारे लिए अच्छी ही है चीजें। ठीक है, चलिए, वो तो खास अपना अपना मानना होता है हर एक व्यक्ति का, इस पर हम खास चीज नहीं बोलेंगे। अब चलिए, कहता है कि आधुनिक युग में बहुत सारे परिवर्तन हुए। सही बात है, ये परिवर्तन हमारे देश के साथ साथ दुनिया के अन्य भागों में हुए। जिस तरह से आधुनिक समय में हमारे देश में परिवर्तन हुए हैं, ठीक इसी तरह के कुछ परिवर्तन, इससे थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा परिवर्तन तो पूरे विश्व में हुआ है। ठीक है, ये परिवर्तन कब और कैसे हुए और उन्होंने दुनिया को किस तरह प्रभावित किया, आइए इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे समाज में जो परिवर्तन आज देखने को मिल रही हैं, इसी तरह के परिवर्तन पूरे विश्व में हुए होंगे। अब ये जो परिवर्तन हुआ, किन सिचुएशन में हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, हाँ, इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे इस बुक के अंदर। तो ये अभी तक का मूल थीम था इस चैप्टर का। अब देखिए, इसमें जो पहला पॉइंट आ रहा है पुनर्जागरण। नाम से ही स्पष्ट है, पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना। फिर से जागना, फिर से जागने का मतलब ये नहीं कि हम आज सोए हुए हैं और कल जाग गए तो इसी को पुनर्जागरण कहेंगे। ये चीजें नहीं होती। याद रखिएगा, किसी भी समाज में होने वाला ऐसा परिवर्तन जो एकाएक समाज में हो और उससे हमारे परिवार में एक खास प्रभाव देखने को मिले, जिससे लोगों के अंदर किसी भी काम को करने की, समझने की, और सोचने की व्यावहारिकता परिदर्शित हो सके, उसी सारे प्रभाव को हम पुनर्जागरण कहते हैं। ठीक है, पुनः जागना मतलब हम सोए हुए थे, उससे जाग गए, तो वो पुनर्जागरण नहीं है। ठीक है, हमारे समाज जो कि सुप्त अवस्था में थी, उसमें जो परिवर्तन हुआ एकाएक, किसी खास वजह के कारण, और सोचने विचारने की जो क्षमता जागृत हुई समाज में, उसी क्षमता के जागृत होने और समाज में कुप्रथाओं के खिलाफ लड़ने, या अपने बारे में कुछ अच्छा करने की जो व्यावहारिकता आदमी के अंदर जागृत होती है, उन्हीं को पुनर्जागरण कहते हैं।
ठीक है। अब देखिए कहता है, अब मैं एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट में, वीडियो लंबा हो जाएगा, जो कि इससे रिलेटेड है। आप जानते होंगे कि 3री शताब्दी की अगर मैं बात करूं तो यूरोप का रोमन साम्राज्य 3री शताब्दी में जर्मन आक्रमणकारियों के द्वारा 2 भागों में विभक्त हो गया था। एक बन गया था पश्चिमी रोमन साम्राज्य और दूसरा बन गया था पूर्वी रोमन साम्राज्य। पश्चिमी रोमन साम्राज्य की जो राजधानी थी वो रोम थी, और पूर्वी रोमन साम्राज्य, हाँ, जिसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया, ठीक है, जिसको आज हम बोलते हैं क्या, कुस्तुनतुनिया, जिसकी राजधानी थी उस टाइम में, ठीक है, बेजेंटाइन एम्पायर की बात मैं कर रहा हूं। तो क्या हुआ था, 477 ईस्वी में जर्मन आक्रमणकारी ने पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर क्या किया, आक्रमण किया, जिससे वहां जो है उसकी वहां की व्यवस्था में काफी लचरता आ गई। ठीक है, वहां पर उन्होंने जैसे ही आक्रमण किया, अपना कब्जा किया, अपना प्रभुत्व कायम किया, तो वहां के लोगों को तंग करना आरंभ किया। फिर उसके 1000 साल बाद क्या हुआ कि पूर्वी रोमन साम्राज्य, ठीक है, पूर्वी रोमन साम्राज्य जिसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया थी, वहां पर ऑटोमन तुर्क, जो कि तुर्की लोग थे, तुर्की मुसलमान लोग, हाँ, वो जो है कुस्तुनतुनिया पर अपना जो है आक्रमण किए। तो क्या हुआ कि ऑटोमन तुर्क का थोड़ा जो है बिहेव बहुत खराब था, थोड़ा क्या कहें, बहुत खराब था। उन्होंने वहां के लोगों को तंग करना आरंभ किया। बहुत सारे विद्वान जन, दार्शनिक, विद्वान लोग, जो कि संगीतज्ञ, ये सारे लोग को जब उन्होंने तंग करना आरंभ किया, तो वो बचने के लिए पूर्वी रोमन साम्राज्य से कहां आ गए, पश्चिमी रोमन साम्राज्य से सटे 2 जगह हैं, इटली, वहां पर आकर के बसने लगे। तो जब क्या कहते हैं, ऑटोमन तुर्कों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य पर आक्रमण किया, तो वहां से दार्शनिक लोग, संगीतज्ञ लोग, विद्वान जन अपना पलायन कर लिए, किधर की तरफ, इटली की तरफ। और इटली के लोग समृद्ध थे। ठीक है, जब उस पर, इटली पर जर्मन का आक्रमण हुआ था, तो वहां के लोगों में काफी सुधार भी हो गया था। उन्होंने अपने अच्छे बुरों के बारे में सोचने के बारे में भी शुरू कर दिया था। वो अपना अच्छाई और बुराई सोचने लगे थे और काफी संभ्रांत हो गए थे धीरे धीरे 1000 साल बाद उभरने के बाद। तो जब उन्होंने देखा कि पूर्वी रोमन साम्राज्य के लोग जो कि पीड़ित हैं, शोषित हैं, हाँ, ऑटोमन तुर्कों ने उन्हें वहां पर तंग किया और वो भाग करके आ गए पश्चिमी रोमन साम्राज्य से सटे देश इटली में, तो उन्होंने दार्शनिक का, विद्वान का, संगीतज्ञ का स्वागत किया। वैसे भी बड़े लोग इसके बहुत प्रेमी होते हैं, वो बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं विद्वानों का, दार्शनिक का, संगीतज्ञों का। तो वो सारे के सारे इटली में आकर के रहने लगे। और इटली में जब रहने लगे तो इटली के लोगों में और इधर जो क्या कहते हैं पूर्वी रोमन साम्राज्य पर जो आक्रमण हुआ था और जो विद्वान सब भाग करके आए हुए थे, उन्होंने जब एक जगह बैठा तो उन्होंने उस अपने सिचुएशन का खंडन किया आमने सामने बैठ करके। तो उन्हें लगा कि अरे भाई, अगर हम आज भी नहीं जागे तो हो सकता है पुनः वो ऑटोमन तुर्क जो है पूर्वी साम्राज्य पर, रोमन साम्राज्य पर आक्रमण किया है, हो सकता है पुनः फिर पश्चिमी रोमन साम्राज्य के इटली में भी आक्रमण कर दें। तो इससे कैसे बचें? तो सबों ने एक संगठन बनाया, सबों ने मिला और सबों ने सोचा कि हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। हम किसी भी चीज का अगर निर्णय करेंगे तो प्रामाणिकता के साथ निर्णय करेंगे। किसी के बहकावे में आकर के हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो कल के लिए हमारे लिए मुसीबत बन जाए। तो वहीं से इटली के लोगों और ये जो रोमन साम्राज्य के लोग मिल करके एकत्रित हुए थे, उनके अंदर में एक भावना विकसित हुई। ठीक है, हर एक चीज को सोच समझ करके, उसके लाभ हानि को सोच समझ के किसी भी चीज पर विश्वास करने की नीति जागी उसके अंदर। और यहीं से एक्चुअल में पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। ठीक है, वही विद्वान जन और इटली के लोगों ने जब आपस में मिला तो वहीं से पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। तो एक्चुअली अगर मैं कहूं कि विश्व इतिहास का वह सबसे बड़ा कारण बताइए जिससे पुनर्जागरण की शुरुआत हुई, तो आप कह सकते हैं कि ऑटोमन तुर्कों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य पर आक्रमण किया, उसको सताया, तो वो इटली भाग करके आए और इटली में सुसंगठित होकर के हर एक चीज को, हाँ, हर एक चीज को सोच समझ करके उस पर निर्णय लेने का जो अपने अंदर बौद्धिक विकास किया, यही पुनर्जागरण है। और याद रखिएगा कि पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से ही हुई। और इटली के किस शहर से?
इटली के फ्लोरेंस नामक शहर से ही पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। तो वहां विषयांतर हो जाएगा, उधर हम नहीं जाएंगे, खास यहाँ पर हम चलते हैं। अब जो लाइन है कि आधुनिक युग को जन्म देने वाले अनेक परिवर्तन की शुरुआत सबसे पहले यूरोप में हुई। सही बात है कि आधुनिक युग को जन्म देने वाले अनेक परिवर्तनों की शुरुआत कहाँ से हुई? यूरोप से हुई। ठीक है, कहाँ से हुई? यूरोप से हुई। 15वीं शताब्दी में इटली में एक नया आंदोलन आरंभ हुआ जिसे पुनर्जागरण कहा जाता है। सही बात है कि 15वीं शताब्दी में इटली के अंदर जो इटली के कुछ रहने वाले लोग थे और पूर्वी रोमन साम्राज्य के रहने वाले लोग थे, सबों का संगठन मिलकर के बना और एकाएक सोचने की, समझने की, अपने अच्छे बुरे के फैसला करने की जो उसके अंदर बुद्धि की जागृति हुई, वही पुनर्जागरण कहलाया। ठीक है, इस आंदोलन ने लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचने और पहले से चले आ रहे सिद्धांतों पर प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया। बहुत अच्छी लाइन है ये। ठीक है, कह रहा है कि इस आंदोलन ने, किस आंदोलन ने? वही पुनर्जागरण की जो प्रवृत्ति जागी थी इटली के अंदर, वह एक आंदोलन के रूप में जागी थी। तो इस आंदोलन ने लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचने, मतलब अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके सोचने और पहले से चले आ रहे सिद्धांतों पर प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया। पहले क्या होता था कि एक ने कह दिया, उसी पर सब नाचते रहते थे। लेकिन यहाँ क्या हो गया? सबों के अंदर अपने अपने जीने की ढंग, अपने अपने व्यवस्थाओं को मानने का जो है बुद्धिक विकास हुआ और अपने तरह से लोग जीने की सोचने लगे। कहता है पुनर्जागरण के फलस्वरूप वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रसार हुआ। सही बात है, वैज्ञानिकता आई, लोगों को परखने की अनुभूति हुई, परख करके हर एक काम को करना चाहते थे। वैज्ञानिक सिद्धांत का अर्थ है कि प्रश्न प्रस्तुत करके प्रयोग द्वारा सत्य को जानना। अब देखिए, बहुत बड़ी लाइन है ये, बहुत बड़ी लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है कि प्रश्न प्रस्तुत करके प्रयोग द्वारा सत्य को जानना। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग साइंस पढ़ते होंगे, न्यूटन का लॉ पढ़ते हैं। ठीक है, तो न्यूटन का लॉ क्या है? एक सिद्धांत है जिसको कि हम प्रूफ किए हुए, वैसे नहीं है कि हाँ हम कह दिए तो मान लिया गया। उसी तरह से यही व्यवस्था वहां पर हुई कि कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचते थे कि भगवान है तो उसका प्रूफ भी जानना चाहते थे, या कोई भी अंधविश्वास में अगर घिरे हुए थे तो उनके अंदर ये भावना जागृत हुई कि वो चीज एक्चुअल में है कि नहीं। उसको वो वैज्ञानिकता और क्या कहते हैं अपने दिमाग के आधार पर उसको प्रस्तुत करने की सोच विकसित की। प्रश्न चिन्ह लगाने की आजादी ने लोगों को अपने शासक के प्रति आवाज बुलंद करने के लिए प्रेरित किया। क्या होता था कि पहले के जो शासक थे वो कहते थे कि अपने आप को कि हम भगवान के भेजे गए दूत हैं, या बहुत शासक तो ऐसे भी हुए जो कि अपने आप को भगवान कहते थे और बोलते थे कि हमारे शब्द ही हमारे कानून है, हम जो कहते हैं वही करिए। तो लोग अंधविश्वास में ये भी कर बैठते थे। लेकिन जब वो सिचुएशन हुआ पुनर्जागरण की, तो लोगों के अंदर समझने और सोचने की बुद्धि विकसित हुई और उन्होंने राजाओं के दिए गए फरमान या फैसलों का विरोध करना स्टार्ट किया। होना भी चाहिए। धार्मिक क्षेत्र में भी लोगों के अंदर जो अंधविश्वास थे और आपत्तिजनक कुछ चीजें थी, उसके प्रति भी लोगों ने आवाज बुलंद करने की सोची। ठीक है, व्यापार संबंधों एवं अन्य संपर्कों के जरिए कुछ दृष्टिकोण धीरे धीरे दुनिया के अन्य भागों में विस्तार हुआ। अब देखिए पुनर्जागरण के बाद क्या हुआ, यहां से थोड़ा सा और हम लिंक कर देते। जब पूर्वी रोमन साम्राज्य के लोग इटली में आकर के बसे, ठीक है, तो उनको अपनी जीविका क्या कहते हैं चलाने के लिए, ठीक है, कुछ कमाने की आवश्यकता होगी। और लोग जब कमाने की सोचे तो कमाने का आसान जरिया था, पहले व्यापार किया करते थे, एक देश से दूसरे देश, एक जगह से दूसरे जगह व्यापार करना शुरू कर दिए थे। तो इटली के अंदर, इटली में अगर मैं पहले की इटली की बात करूं, उस समय से पहले की इटली की बात, तो लोग क्या करते थे कि अपने पूरे इटली भर ही व्यापार किया करते थे। क्योंकि जनसंख्याएं कम थी तो इटली में ही व्यापार करके अपना जीवन यापन क्या करते थे, बिताते थे, जीवन यापन किया करते थे इटली के अंदर ही व्यापार करके। लेकिन जब कुछ लोगों ने क्या कहते हैं पूर्वी रोमन साम्राज्य से इटली में आकर के रहना आरंभ किया तो क्षेत्र छोटा पड़ गया
और उन्होंने ये सोचना प्रारंभ किया कि अरे भाई अब इतने छोटे क्षेत्रों में तो हम व्यापार कर नहीं सकते, तो उन्होंने व्यापार की सोची। ठीक है, और उसी 1453 वाली घटनाओं के कारण व्यापार करने की लालसा भी लोगों के अंदर जागृत हुई। ठीक है, तो चारों तरफ समुद्री इलाका था, तो क्या घटना घटी सुनिएगा। इटली, पुर्तगाल की अगर मैं बात करूं तो 2-3 शहर है वहां। ठीक है, एक पुर्तगाल है, कौन है, एक पुर्तगाल है, एक वहीं बगल में ही इटली है, उसी के साइड में स्पेन है। तो जब इटली के अंदर ढेर सारे लोग रहने लगे तो क्या कहते हैं, पुर्तगाल के एक राजकुमार थे जिसका नाम क्या था, हेनरी द नेविगेटर। पुर्तगाल के एक क्या थे, राजकुमार थे, हेनरी द नेविगेटर। वो एक तरह से कहा जाए कि नाविक का काम किया करते। नाविक थे नहीं, उनका इंटरेस्ट था कि समुद्र में नौका दौड़ाना, समुद्र में तैरना उड़ना। तो उन्होंने क्या किया कि हेनरी द नेविगेटर ने एक समुद्री मार्ग का मैप तैयार किया। किसने मैप तैयार किया, हेनरी द नेविगेटर ने। उस टाइम में कंपास का भी आविष्कार हो चुका था, एस्ट्रोलैम्प का भी आविष्कार हो चुका था। तो समुद्री यात्राएं कुछ न कुछ हल्की हुई और लोगों को, शासकों का भी सपोर्ट मिला। ठीक है, व्यापार करने के लिए कुछ मुद्राएं दी जाती थी, व्यापार करने के लिए धन भी दिया करते थे कि जाओ भाई तू यहाँ से यहाँ जाओ, खोज करो कि कौन किस जगह पे है नहीं है। तो क्या हुआ कि सबसे पहले हेनरी द नेविगेटर ने समुद्री मार्गों का एक मैप तैयार किया था। ठीक है, तो पूछा जाता है कि समुद्री मार्गों का मैप सर्वप्रथम किसने तैयार किया था, तो याद रखिएगा हेनरी द नेविगेटर ने किया था। उसके बाद क्या किया था कि उसके बाद की घटना मैं बताता हूं कि उसी पुर्तगाल के ही रहने वाले एक लोग और थे, पुर्तगाल के ही, हेनरी द नेविगेटर भी पुर्तगाल के ही रहने वाले थे और पुर्तगाल के ही एक और दूसरे व्यक्ति थे। ठीक है, बार्थोलोमियो डियाज। इन्होंने क्या किया कि हेनरी द नेविगेटर ने जो मैप बनाया था, उसी मैप के सहारे उन्होंने समुद्री रास्ते से केप ऑफ गुड होप, जो कि निचले तट पर था, समुद्र के निचले तट पर, उन्होंने वहां तक की यात्रा की। ठीक है, उसी हेनरी द नेविगेटर के बनाए गए मैप का यूज करके किसने किया, बार्थोलोमियो डियाज ने कहां तक, केप ऑफ गुड होप तक की यात्राएं की। उसके बाद क्या हुआ कि एक और पुर्तगाली हुए। ठीक है, जिन्होंने क्या किया कि क्या कहते हैं, ये जो है अभी जो हम बोल रहे थे आपको, हेनरी द नेविगेटर ने जो मैप बनाया था, उसी मैप का सहारा लिया। ये तीसरा पुर्तगाली था जिन्होंने हेनरी द नेविगेटर द्वारा बनाए गए मैप का यूज करते केप ऑफ गुड होप होते हुए केरल के कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा था। और जानते हैं वह खुशनसीब कौन था, आप लोगों को पता होगा, वही थे कौन, वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा तीसरे पुर्तगाली थे जिन्होंने हेनरी द नेविगेटर के बनाए गए मैप का उपयोग करके केप ऑफ गुड होप होते होते केरल के कालीकट नामक स्थान पर 1498 ईस्वी में पहुंचे। यही वास्को डिगामा था जिन्होंने 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा था। और यही पुर्तगाल के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की खोज की। तो जब वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में पुर्तगाल से समुद्री रास्ते होते होते भारत के अंदर कालीकट पहुंचे, तो उस समय वहां के राजा जो थे, उसकी पैतृक उपाधि थी जमुरीन। क्या थी पैतृक उपाधि? जमुरीन। तो जमुरीन ने जब देखा कि एक व्यक्ति बहुत दूर से समुद्री रास्ता का पता करके भारत आया है घूमने के लिए, व्यापार करने के लिए, तो उन्होंने उसका खूब वेलकम किया। किसका? पुर्तगाली आया हुआ जो था वास्को डिगामा का। तो जमुरीन नाम का जो राजा था, जिसकी पैतृक उपाधि जिन राजाओं की जमुरीन थी, उन्होंने वास्को डिगामा का खूब वेलकम किया, आवो भगत किया। और वास्को डिगामा उस टाइम जो पुर्तगाल से आए थे, ढेर चीज लेकर के आए हुए थे।
ठीक है। कुछ उपहार राजाओं को दी, तो राजाओं को भी प्रलोभन हुआ, चलिए भाई ये व्यापार करने आए हैं तो इनको हम व्यापार की अनुमति हम अपने यहाँ पर देते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ से एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्या प्रश्न बनता है, इनको सुनिए। देखिए 1498 ईस्वी की अगर मैं बात करूं तो जब पुर्तगाल से होते हुए वास्को डी गामा भारत आए थे तो वह अपने साथ ढेर सारे उपहार लाए थे और कुछ अनाज भी लेकर के आए थे। तो उस अनाज में क्या क्या था मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। कुछ भी आपसे छूटेगा नहीं, एक भी चीज आपसे छूटने वाला नहीं है, ठीक है। हाँ, आप याद रखिएगा हमेशा। मुझे तो ये याद था लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस में लेने के लिए हमने एक बार देख लिया। याद रखिएगा, जब वास्को डी गामा इंडिया में आए थे ना तो वह अपने साथ जो लेकर के आए थे वह था मक्का, काजू, संतरा, पपीता, तंबाकू और अनानास। मतलब इसका मतलब ये है कि पुर्तगाली के आने से पहले भारत में न ही मक्का था, न ही काजू था, न ही संतरा था, न ही पपीता था, न ही तंबाकू थे और न ही आलू और न ही अनानास थे, ठीक है। तो ये सारी फसल पुर्तगाल से वास्को डी गामा लेकर के आए हुए थे। कहां पर? 1498 ईस्वी में भारत। इससे पहले भारत में ये सारी चीजें मौजूद नहीं थी, ठीक है। तो पुर्तगाली जब आए भारत तो उन्होंने यहाँ पर आया तो राजाओं ने जब उनका खूब वेलकम किया और व्यापार करने का उनको यहाँ लाइसेंस दिया तो उन्होंने क्या किया, पुर्तगाली यहाँ पर आकर के मसाले का जो है व्यापार करना आरंभ किए और उन्होंने भारत के अंदर ढेर दिन रहा और यहाँ से काली मिर्च और यहाँ की ढेर सारे मसालों को उन्होंने यहाँ से खरीदा। यहाँ के लोगों को कुछ मुद्राएं दी या कुछ चीज दे करके यहाँ से खरीद करके जब वो पुर्तगाल ले गए तो उन्होंने 60 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया। अब देखिए, पुर्तगाल से केप ऑफ गुड होप होते हुए कालीकट पहुंचा, कितनी लंबी मार्ग इन्होंने तय करके आई। अब जब इन्होंने भारत से पुनः पुर्तगाल लौटा तो ये बीच में आने जाने का टोटल खर्च काट करके इन्होंने 60 गुना मुनाफा कमाया भारत में व्यापार करके जो ले गए थे उन चीजों पर। तो धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे पुर्तगाल के लोगों में यह लालसा जगी कि अरे भाई, भारत से व्यापार करना कितना फायदेमंद है। और धीरे धीरे वास्को डी गामा के आने के बाद फिर एक दल आया पुर्तगाल से भारत की यात्रा पर और उन्होंने भी व्यापार करके पुनः पुर्तगाल गया, उन्होंने भी खूब लाभ कमाया। उसके बाद पुनः एक बार वास्को डी गामा आए 1498 में लौटने आने के जाने के बाद पुनः एक बार आए, फिर उन्होंने, तो इस तरह से यूरोपियों का आना जाना ही हमारे देश में शुरू हो गया। ये सारी चीजें आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हम अपना टॉपिक लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, खोज एवं यात्राएं। अब खोज एवं यात्राओं में क्या है कि सीमित मान्यताओं की सच्चाई जानने के साथ साथ उस वक्त नई चीजों को खोजने की भी काफी प्रयास किए गए। अब देखिए क्या होता था कि पुनर्जागरण से पहले सीमित मान्यताएं थी कि हमारे समाज में केवल इतना ही चीज है, हमारे धरती के अंदर इतना चीज है, या फिर हमारे समाज में इतने ही संसाधन है, इसके ज्यादा संसाधन है ही नहीं, ठीक है। तो धीरे धीरे इनका जब खोज हुआ तो और सारी चीजें उनको मिलना स्टार्ट हो गया। उसी समय अपने इलाकों में बाहर की दुनिया के बारे में जानने का भी प्रचलन हुआ। पुनर्जागरण के बाद जो है बाहर की दुनिया के बारे में जानने का प्रचलन हुआ, इसलिए ना वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में, ठीक है। अब देखिए यही है। अब उसके बाद की बात मैं करता, उसके बाद क्या हुआ कि स्पेन और पुर्तगाल की अगर मैं बात करूं तो ये पुर्तगाल के ही सारे नाविक थे जिन्होंने कि ये यात्रा की थी, यात्रा करनी स्टार्ट की थी, भारत से व्यापारिक संबंध बनाए थे। उसके बाद क्या हुआ कि पुर्तगाल से जस्ट सटा हुआ ही है स्पेन। कौन सटा हुआ है? पुर्तगाल से जस्ट सटा हुआ है स्पेन। तो क्या हुआ कि स्पेन का राजा, स्पेन का जो शासक था, उन्होंने सोचा अरे भाई, बगल का पुर्तगाल ये इतना व्यापारिक दृष्टिकोण से सुदृढ़ हो रहा है, इन्होंने भारत की खोज की, इसी तरह से अगर हम भी किसी न किसी राष्ट्र का खोज करते और हम भी वहां पर जो है अगर व्यापारिक संबंध बनाते तो हम भी आज मुनाफा कमाते।
अच्छी इकोनॉमी हमारी हो जाती। तो उन्होंने क्या किया कि स्पेन के जो राजा थे, ठीक है, उन्होंने एक आदमी को स्पॉन्सर किया। वो स्पेन का एक्चुअल रहने वाला नहीं था, ठीक है, समझ रहे हैं ना। स्पेन के शासक ने एक आदमी को स्पॉन्सर किया जो कि दूसरे जगह का कहीं का रहने वाला था। उन्होंने कहा कि जाओ तुम जो है भारत का खोज करो कि भारत किधर है और वहां से व्यापार करना स्टार्ट करो। तो उन्होंने क्या किया, स्पेन के राजा ने जिस आदमी को स्पॉन्सर किया था कि आप जो भारत का खोज करो, वह था कौन? कोलंबस। और उन्होंने भारत की खोज करते 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 अपना रास्ता भटक गया और कहाँ पहुंच गया? वो पहुंच गया अमेरिका। और उन्होंने अमेरिका पहुंच करके सोचा कि यही है भारत। और उन्होंने, कोलंबस ने जब अमेरिका पहुंचा तो उन्होंने क्या, अमेरिका के लोगों को इंडो कहा, इंडियन कहा, ठीक है, यही इंडियन। लेकिन कोलंबस आ रहा था एक्चुअल कहाँ? भारत की खोज पर आ रहा था, लेकिन पहुंच कहाँ गया? तब पहुंच गया वो अमेरिका, ठीक है। तो आज भौगोलिक खोज के अंदर इतना ही हम पढ़ेंगे, ठीक है, चूंकि समय ढेर ज्यादा हो गया है और विस्तार से पढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है, इसीलिए आज के सेशन में बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे पूंजीवाद एवं औद्योगिक क्रांति, यानी पुनर्जागरण के कारण जो है पूंजीवाद एवं औद्योगिक क्रांति को किस तरह से बढ़ावा मिला। इन सारी चीजों का अध्ययन हम कल करेंगे। तो तब तक आप लोगों को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगेगा वीडियो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।